नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मैं झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूं। आज हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के दो प्रमुख अधिकारी उपस्थित हैं। हमारी बाईं ओर श्री विनय कुमार सिंह जी, जो रजिस्ट्रार हैं, उपस्थित हैं, और जन सूचना अधिकारी हैं आप। सर जी सर। और उनके बगल में डॉक्टर डी.के. भट्ट जी हैं, प्रोफेसर हैं फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। और जिस गेस्ट हाउस में बैठा हूँ, इसकी देख रेख का पूरा जिम्मा इनके पास है। तो दोनों अधिकारियों से आज मैं आरटीआई पर बात करूँगा क्रम से। तो शुरुआत मैं विनय जी से करता हूँ। विनय जी, ये आरटीआई से आपका साबका पड़ता रहता होगा, कुछ खट्टे मिट्टे अनुभव भी होंगे, तो आप हमारे दर्शकों के लिए उन अनुभवों को साझा कर सकते हैं। सर, जैसा कि अपने पद पर रहते हुए मुझे रोज रोज ऐसी जन सूचना की वो प्रश्न आते रहते हैं जिसका मुझे सामना करना पड़ता है। कुछ प्रश्न तो नॉर्मल होते हैं, जो जनता चाहती है, पब्लिक के लोग जो पीड़ित होते हैं उन्हें सूचना नहीं मिलती। नॉर्मली पहले के दिनों में सामान्यतः ऑफिसेज से सूचनाएं मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो ये जन सूचना अधिनियम के माध्यम से बड़ी राहत मिली है पब्लिक को, आम आदमी को, कि वो सामान्य सूचनाएं कोई यहाँ आम आदमी का मतलब जो हम जिनकी सूचनाएं मेरे पास हैं, अच्छा, जिनकी भी सूचनाएं विश्वविद्यालय और कार्यालय के पास हैं, उनको पहले कठिनाई होती थी। अब उन्हें कम से कम उनकी सूचनाएं या कोई जरूरी सूचनाएं मिल जाती हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जैसा कि जन सूचना अधिनियम का मंतव्य है और माननीय सूचना आयुक्त महोदय गणों का मंतव्य आता है बराबर, कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारी सूचनाएं मैं ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मैं प्रोवाइड कर दूं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी सूचनाएं हम दे सकते हैं वो हम देते रहते हैं। फिर भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं सर, ऐसे मामलों में जो लोग जानबूझकर सूचना को मांगते रहते हैं और खींचते रहते हैं। हम सूचना पूरी देते हैं, इसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होते और ऐसी सूचनाएं मांगते हैं जो या तो मेरे पास नहीं होती हैं या उनके संज्ञान में कहीं से कहीं सुनी बातें होती हैं। वो ये बार बार अपने एप्लीकेशन में भी लिखते हैं कि आपके पास है और आप नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सूचनाओं को देने में बार बार हम अपील में मुझे जाना पड़ता है और माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारे पास जितनी सूचना थी मैंने दे दी है। तो वो कृपा रहती है माननीय आयुक्त महोदयों की कि ऐसे प्रकरण निस्तारित हो जाते हैं, कमोबेश निस्तारित हो जाते हैं। कुछ एक प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जो बिल्कुल ही जो शिकायतकर्ता या सूचना प्राप्त करता होते हैं वो मानते ही नहीं। हमारे यहाँ का एक विशिष्ट प्रकरण था जिसमें एक वकील साहब हैं, उन्होंने आरटीआई मांगी। उन्होंने खुद ही अफिडेविट दे रखा था कि मैंने सारी जो उनकी फी वापसी थी, एडमिशन की फी वापसी थी उनकी, वो दे दी थी और उन्होंने संतुष्ट होकर लॉ डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं, वो एडमिशन से संबंधित प्रकरण था। अच्छा। तो वो वकील साहब बाद में उन्होंने कहा कि मैंने एडमिशन नहीं लिया था, मेरी फीस वापस कर दी जाए। तो नियमानुसार उनकी फीस वापस कर दी गई, जो ड्यू फी थी, जो वापस करने योग्य थी। और अफिडेविट भी उन्होंने दिया कि मेरी सूचना मुझे सब प्राप्त हो गई और मैंने धनराशि भी ले ली है और मुझे अब मैं कोई अन्य फर्दर कोई वाद में नहीं आऊँगा। इसके बावजूद वो फिर उन्होंने आरटीआई डाली। माननीय आयुक्त महोदया चौधरी मैडम के सामने प्रकरण गया, तो उन्होंने भी उनको समझाया और उनके सामने तो मान जाते, लेकिन वो फिर वो उन्होंने वो रिव्यू डाल दिया कि नहीं, मुझे जबरदस्ती दबाव से मुझे लिखवाया गया। वो पहले का प्रकरण था सर। तो ऐसे प्रकरणों में कभी कभी कठिनाई आती है कि इनको कैसे हैंडल करें। तो हम माननीय आयुक्त महोदया से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम आप इनको
हमारी सारी रजिस्टर मैं खोल देता हूँ, इनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है और आमने सामने बैठा के इनको सुनने। तो मैडम संयोग से आ गई थी यहाँ पे और उन्होंने उनको सामने बुलाया और उनको कहा कि जब आपको प्राप्त हो गया, आप एफिडेविट दियो, तो फिर क्यों। तो एक अवसर उनको दिया और कि आप कुछ और आपत्ति हो तो आप कहिए। तो उस आपत्ति के बाद उसको प्रकरण को मैडम ने निस्तारित कर दिया। तो माननीय सूचना आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे प्रकरणों को जो है निस्तारित कर दिया। कुछ प्रकरण सर ऐसे आते हैं जैसे कि वो एक्टिविस्ट टाइप के लोग रहते हैं, जो उनका कार्य ही वो सबकी पूरे हमारे क्षेत्राधिकार में 7 जनपद हैं विश्वविद्यालय के, सबकी सूचना मांगेंगे और पूरे 10 वर्षों की मांगेंगे, 7 वर्षों की मांगेंगे। कॉलेजों से संबंधित, संबद्ध कॉलेजों से संबद्ध कॉलेजों की पूरी सूचनाएं कि कितने कॉलेज संबद्ध हैं हमारे पास 365 है। उसमें वित्तविहीन कितने हैं? उसमें 331 ये वित्तविहीन है, स्वित्त पोषित। जी, स्वित्त पोषित। जी सर। कितने मान्यता या जिनको सरकार ऐड देती है? ये एडेड 13 है, 13 है और शेष गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा सर, तो 365 कुल है। तो क्या दिक्कत आती है इसमें फिर आपको? वो ये कहते हैं कि जितने टीचर हैं अनुमोदित, उनके विज्ञापन दीजिए, विज्ञापन जो दिया हुआ उन्होंने 5 सालों में, और उन विज्ञापन के साथ जो सिलेक्शन कमेटी हुई है वो कॉपी दीजिए, फिर उनके एफिडेविट दीजिए, उनके रिकॉर्ड्स दीजिए सारे, और उनको कितना वेतन देते हैं हर महीने का वो दीजिए। तो इतना बड़ी सूचना होती है कि उस सूचना को देने में हमें मुश्किल होती है, क्योंकि हम बस यही मैं हस्तक्षेप करूंगा सर। देखिए, जो जेन्युइन आरटीआई है सर, उसकी सूचना दे भी है और आपको देना चाहिए, आपका दायित्व भी है सर। सूचना अधिकार कानून ये कहता भी है सर। लेकिन जो 2-3 उदाहरण दिया, जैसे वकील साहब का उदाहरण दिया, एक अन्य एक्टिविस्ट का उदाहरण दिया कि सारे कॉलेजेस की सूचना वो मांग लेता है जी। ऐसे लोगों के बारे में हमारा निश्चित मत है सर, ऐसे लोग कभी भी सूचनाओं से संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सूचना मांग कर लोकहित सिद्ध करना, लोकहित साधना उनका उद्देश्य नहीं, ये मेरा साफ मत है सर। तो ऐसे लोगों की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जी सर। रास्ता उसका यही है कि आप उनको समय के भीतर जो कुछ आपको कहना आप उनको लिखित में कह दीजिए, बाई पोस्ट कह दीजिए। जैसे वकील साहब का उदाहरण दिया, सूचना आयोग में जाकर के मान गए, एफिडेविट भी दिया, मेरा सारा विवाद समाप्त था, फिर भी रिव्यू डाल दिया। जी। ये आदत है। आदत ये है कि उनका आपकी नज़र में महत्व बढ़े और बाय द वे कोई अगर उनका काम हो वो काम आप सरलता से कर दें। तो मेरी अपनी सलाह है कि इसमें झुकना नहीं चाहिए। समय से जो सूचना आपके पास उपलब्ध हो दीजिए। जी। जो आप कह रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस की एक साथ सूचना मांगते हैं जी, तो मैं आरटीआई के परव्यू के बारे में बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सर, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जी, जहां जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है जी, उसकी तो जो सूचनाएं आपके पास पत्रावली पर हैं वो आप दीजिए। बाकी सूचनाएं आपके पास नहीं है, आप मना करिए 30 दिन के भीतर। थोड़ा और आगे बढ़े तो आप एफिडेविट के माध्यम से उनको कह दें भाई मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, एक सूचना हमारे पास नहीं 30 दिन के भीतर सर। लेकिन जो स्ववित्त पोषित कॉलेजेस हैं उनके बारे में बहुत ध्यान से आप सुनिए। स्ववित्त पोषित कॉलेजेस का जितना सरोकार आपके यूनिवर्सिटी पर सरकारी तौर पर है जी, फिर मैं दोहराऊं जी, जितना सरकारी तौर पर उनका आपकी यूनिवर्सिटी से सरोकार है, यानी जी, मान्यता, विषयों की मान्यता जी, जमीन वगैरह के बारे में, खसरा खतौनी के बारे में, मान्यता के समय जो कागजात उन्होंने आपको उपलब्ध कराए हैं जो मान्यता के लिए जरूरी थे जी, वहां तक तो ठीक है, वो सूचना आप दे दीजिए। लेकिन ये कोई कहता है कि स्ववित्त पोषित कॉलेजों की फीस कहाँ से आती है, कितनी आती है, टीचर कितने रखे हैं, इनके बारे में सूचना देने का कोई नहीं है मतलब जी, एक जी। दूसरा, ये सूचनाएं विस्तृत श्रेणी की भी हैं जी, ये सूचनाएं जो है पर व्यक्ति से संबंधित हैं
ये सूचनाएं निजी सूचनाओं की श्रेणी में आती हैं। 81J तो जो नियमावली है 81J इस पे लागू कर सकते हैं, देने से आप मना कर सकते हैं। मतलब 81J हम 81J भी लागू मालूम कर सकते हैं। 81J आप लागू कर सकते हैं सर आप ये कर सकते हैं स्व-वित्त पोषित हैं इसलिए सूचनाएं नहीं दे सकते हैं, जी ये आरटीआई परियोग में नहीं आते हैं। सर, इसमें एक छोटा सा हमारा वो हाँ निवेदन है हाँ कि कुछ एक लोगों ने दोबारा ये लिखा, मैंने एक बार मना किया कि ये सूचना आपके पास है या आप उनसे मंगा के दीजिए। नहीं, देखिए आपसे अगर सूचना मांगा है सर तो मैंने जो कहा ना कि जितना जिस कॉलेज का आपसे सरोकार है सर उतना सूचनाएं आप मना कर दे भी सकते हैं या जो एप्लीकेशन आपके पास आई 5 दिन के भीतर उस कॉलेज को आप अंतरित कर दें, कह दें कि ये सूचना आप हमको दीजिए सर और ये सूचना मुझे वहां उपलब्ध करानी है। जी सर आप उनको जानते हैं होता क्या है, जब आप उनको अंतरण करेंगे कर भी सकते हैं। होता क्या है, जैसे प्राइवेट जो संस्थाएं हैं स्व-वित्त पोषित कॉलेज हो या जी कोई जी जन सूचना अधिकारी का वहां कोई प्रावधान नहीं है। जी जन सूचना अधिकारी बहुत साफ है, मतलब स्पष्ट समझिए, जी जन सूचना अधिकारी का कोई प्रावधान नहीं है, जी वहां जन सूचना अधिकारी नहीं होते हैं, जी न जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रावधान है। सर इसलिए बेहतर हो कि सूचनाएं आप मंगा करके दें, जी ये सबसे बढ़िया तरीका है। जी और जब तक गवर्नमेंट, यहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेजेस का सवाल है या यूनिवर्सिटी का सवाल है तो ये भाई सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकारी प्राधिकार है, यहाँ जन सूचना अधिकारी होते हैं, जी आप सूचनाएं दीजिए नियमतः। जी ये मुझे लगता है अब आपकी बातचीत स्पष्ट हो गई। सर एक समस्या और आती है सर हाँ कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ टेनेंट रहा हो, हमने कोई उसको अलॉटमेंट किया हो, उससे हमारा मुकदमा चल रहा है और वो व्यक्ति उस उसी आधार पर उसको छोड़ देता है और फिर वो आरटीआई में मैं कितने समझ खर्चे गया। ये सब जो है हम रोज झेलते हैं कि जिसको मैं एक एपिसोड बनाया था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जैसे उस समस्या कहीं है सर और उस समस्या निपट नहीं रही या सरलता से निपट जाए, इसलिए आरटीआई को भरमार लगाते रहे ताकि उनके ऊपर थोड़ा नरम हो जाए। उसको 3 साल से प्रतिबंध लगा रखा पहले से ही यहाँ पर, इन्हीं गतिविधियों के कारण कि वो अलॉटमेंट था, वो अलॉटमेंट नहीं छोड़ रहा है, ताला बंद कर दिया। नहीं, लेकिन वो आरटीआई पुलिस को लिखा, नहीं तो उस केस में लगाया आरटीआई तो पूरे प्रॉपर जवाब दे दिया। अब वो पूरे विश्वविद्यालय का कि कितना खर्चा हो रहा है, फिर बता कितनी लाइट वही है, वही हुआ, कितनी सड़क बन रही है। आदतन आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसके मामले को आप जो है खारिज कर सकते हैं 30 दिन के भीतर। आप बराबर आरटीआई लगाते रहते हैं, इससे हमारा मूल कार्य प्रभावित होता है। ये हम कह सकते हैं सर? बिल्कुल कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है सर। आप गूगल पे जाइए तो बाकायदा आपको मिलेगा, सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय केस चला है जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिन सूचनाओं का लोकहित से संबंध नहीं है जी, एक जी, जिन सूचनाओं को कलेक्ट करने में आपका समय जाता है ज़्यादा और मूल कार्य प्रभावित होता है, ऐसी नॉन प्रोडक्टिव सूचना को नहीं दिया जा सकता। आप उनको मना कर सकते हैं जी। बस आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कैसी आरटीआई वो लगाते हैं, कितनी आरटीआई महीने में लगाते हैं। हाँ, नहीं तो बहुत लगाते हैं, 2-4 तो ऐसे हैं जो बराबर लगाते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को इसी नियम के तहत, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत आप इनको मना कर सकते हैं। आप लिखने की जरूरत नहीं, आप गूगल पे जाएंगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई, जिसमें आपका मूल कार्य प्रभावित होता हो जी, नॉन प्रोडक्टिव सूचना माने अनुत्पादक जी, जिसका लोकहित से कोई संबंध ना हो। आखिर उस सूचना का करे क्या, करेगा क्या? आप उसे ये भी पूछ सकते हैं कि इन सूचनाओं को करोगे क्या, इसका क्या लोकहित है। 30 दिन के भीतर आप ये पूछिए। ये हम लोकहित पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए जी, सरकारी प्राधिकार है, लोकहित पूछिए कि आखिर इस सूचना का लोकहित क्या है, इसका करेंगे क्या। 30 दिन के भीतर आप उनसे पूछ लीजिए और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उनसे शुल्क मांग लीजिए कि आप हमको शुल्क जमा करिए। 200 पेज, 400 पेज, 500 पेज सूचना है, आप शुल्क मांग लीजिए।
गंभीर किस्म के जो आरटीआई वाले नहीं होंगे वो फीस भी नहीं जमा करेंगे। आप बोल दीजिए आपने फीस नहीं जमा की है इसलिए आपको हम सूचना जी नहीं देंगे। इस चर्चा में प्रोफेसर डी के भट्ट जी भी शामिल हो रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इस विश्वविद्यालय का जो गेस्ट हाउस है जहां हम लोग बैठे हैं इसकी देखरेख का भी जिम्मा इनके पास है। तो भट्ट जी, आप हम लोगों की पूरी चर्चा सुन ही रहे थे, इसके अतिरिक्त आपके पास अगर कोई सवाल हो, कोई अनुभव हो तो आप हमको बता सकते हैं। सर, आईटीआई के संदर्भ में एक सुखद अनुभव तो ये है उसमें कि कई सारे लोग जिनको अपने से संबंधित या अपने पुराने से संबंधित कोई सूचना चाहिए, तो उनको सूचना के लिए विशेष कार्यालय या जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जहाँ पर है वहीं से आरटीआई भेजना। अब तो वो भी ऑनलाइन हो गई है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का पूरा आरटीआई पोर्टल ऑनलाइन है, आपको फिजिकली कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहाँ बैठे बैठे अपनी पूरी सूचनाएं मिल जाती हैं, या कोई काम आपका डिलेड हुआ, भेज दिया, काम दिया था, क्या हुआ, वो तुरंत एक्टिवेट होकर के काम हो जाता है। विभाग में छात्र छात्राओं से संबंधित बातें करें तो नॉर्मली ऐसी कोई समस्या होती नहीं है कि वो हमारे लेवल पर सॉल्व ना हो सके, उनको आरटीआई के पास जाना पड़े। आज तक ऐसा कोई हमारे पास आया भी नहीं है। बकाया आदतन कुछ समस्याओं क्रिएट करने के लोग हम भी देखते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, चलो मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं 2-4 से आरटीआई लगा तो मेरा काम शिथिल कर देगा। तो जो बात आपने कही बिल्कुल वो बहुत पसंद भी आई हम लोगों को, क्योंकि जो बात आप लोगों के स्तर से आती है तो उसका असर थोड़ा हम पर भी बहुत अच्छा होता है कि आदमी केवल विश्वविद्यालय का समय खराब करने के लिए और पीछे से एक सपोर्ट लेने के लिए जब वो ये कोशिशें करने लगता है कि मेरा काम कर दो, मैं आपके खिलाफ मैं बहुत सारी आरटीआई लगा दूंगा, तो उससे धमकाते हैं। वही धमकी का एक इनडायरेक्ट तरीका है। मैंने कहा ना, वो धमकाते हैं कि देखो हम आरटीआई लगा दें, हमारा काम करता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो एक चीज कही आपने कि सब कुछ जो है वो डिजिटल है, तो अगर डिजिटल फॉर्म में नहीं मांगा है तो प्रमाणित कापी आपको देनी चाहिए। हाँ, वो दे सकते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यह कह करके नहीं बच सकते कि डिजिटल फॉर्म में पड़ा हुआ आप ले लीजिए, क्योंकि उनको प्रमाणित कापी चाहिए। बाद में कहेंगे हमको प्रमाणित चाहिए, तो आप क्या करेंगे फिर? बेहतर हो कि आप जब डिजिटल फॉर्म में है तो आप खुद निकलवा करके प्रमाणित करके उनको दे दीजिए। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा आप दोनों से कि जो आदतन आरटीआई लगाते हैं, प्रोफेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, जो अपने को या जिनको हम परिभाषित करते हैं जी, उनको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, न उनसे डरने की जरूरत है। 30 दिन के भीतर आप अपनी बात कहिए। जब आयोग में जाएगा तो आयोग में जो लोग भी बैठे होंगे उसी आयोग में आपकी पत्रावली को देखेंगे। और जैसा रजिस्ट्रार साहब ने बताया भी कि चौधरी मैडम ने उसी आलोक में उसको निस्तारित भी कर दिया। तो डरने तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। डरिए बिल्कुल नहीं आरटीआई से। आरटीआई से डरे तो जैसे कहते हैं जो डरा वो मरा। अगर डरे तो दंड भी लग सकता है, क्योंकि डर करके आप गलत जवाब भी दे सकते हैं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।